तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट, जिन्हें हिंदी में हम मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि मूल अधिकार बेसिकली होते क्या हैं, इनका प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है, ये कितने प्रकार के होते हैं, यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम उसके लिए कहाँ जाएँ, उसके लिए क्या प्रावधान है, यदि कोई मूल अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है हमारे संविधान में, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। तो देखिए, मूल अधिकार होते क्या हैं। मूल अधिकार ऐसे नैसर्गिक अधिकार होते हैं जो कि किसी भी सरकार या कानून के द्वारा समाप्त नहीं किए जाते हैं, उन्हें ही हम मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार प्राप्त करने से पहले हमें किसी भी देश का नागरिक होना होता है या कि व्यक्ति होना होता है। तो हम बेसिकली समझेंगे व्यक्ति और नागरिक, है ना। तो नागरिकता के बारे में हम आपको PDF फॉर्मेट में पढ़ा चुके हैं, जो कि नागरिकता का प्रावधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के बीच में था। इसके बारे में हम देख चुके हैं। तो देखिए, मूल अधिकार का प्रावधान जो है तो अनुच्छेद भाग 3, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के बीच में इनका प्रावधान किया गया है। बेसिकली मूल अधिकार दिए किसे जाते हैं, तो या तो ये व्यक्ति को दिए जाते हैं या कि नागरिक को दिए जाते हैं ना। तो व्यक्ति और नागरिक दोनों को दिए जाते हैं। कुछ विशेष मूल अधिकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इनके बारे में हम आगे आपको क्लास में डिस्कस करेंगे। व्यक्ति और नागरिक में डिफरेंस क्या होता है। ये किसी भी कंपनी या संस्था को नहीं दिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप, किसी भी कंपनी या संस्था को नहीं दिए जाते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकारों का प्रावधान संविधान में हमारे लाने के लिए जो है तो USA के संविधान से इन्हें लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान था। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान था। वहीं जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का अपने। वहीं देखते हैं, बातें आगे हम कि मूल अधिकार का यदि कोई दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए आपको घूमने फिरने की आज़ादी दी गई है मूल अधिकार के तहत, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी के बेडरूम में घूमते फिरते चले जाएंगे, है ना, या कि आपको घूमने फिरने की आज़ादी दी गई है उसके तहत यदि आप ये बोलें कि जो है तो हम भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में जा करके और मॉर्निंग वॉक करेंगे, तो ये घूमने फिरने की आज़ादी का क्या होगा, दुरुपयोग होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। तो इसके लिए क्या है, राष्ट्रपति जो है तो इन्हें निलंबित कर सकते हैं। राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं इन्हें, मूल अधिकारों को। निलंबन क्या होता है, जैसे कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी होता है, वो अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा होता है, कार्य में अक्षम पाया जाता है, तो आप उसके बारे में सुनते हैं कि ये इसे निलंबित कर दिया गया है, यानी सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन कुछ समय के लिए होता है। जो प्रतिबंध होता है वो लंबे समय के लिए होता है, और वहीं जो निलंबन होता है वो कुछ समय के लिए ही होता है। निलंबन की प्रक्रिया और होती है, जैसे कोई किसी भी तरह का यदि आपातकाल की स्थिति तैयार हो गई है तब भी मूल अधिकार जो है तो निलंबित किए जाते हैं, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निलंबित किए जाते हैं। आपातकाल बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं आपका, है ना। वित्तीय आपात होता है, राष्ट्रीय आपात होता है, और एक प्रेसिडेंट रूल होता है। तो इन सब के बारे में हम आपको जब पढ़ाएंगे प्रेसिडेंट का टॉपिक, तब उस पर आपको हम बताएंगे। वहीं देखते हैं प्रतिबंध। तो परमानेंट यदि कुछ समय, लंबे समय के लिए प्रतिबंध लगाना है तो ये अधिकार अपने संसद को दिया गया है। संसद जो है तो मूल अधिकारों पर लंबे समय तक के लिए प्रतिबंध लगा सकती है, ये अधिकार हमारे संसद को है। अब देखिए, यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, बेसिकली हमें पता चलता है कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप फिर जाएंगे कहाँ, तो उसके लिए आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे आप, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 226 के तहत आप जिस राज्य के निवासी हैं उस राज्य की हाई कोर्ट में जाकर के भी आप अपील दायर कर सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उसके आगे फिर जो है तो जो भी प्रावधान है उस पर फिर आगे बात की जाती है उस पर। अब देखते हैं हम कि मूल अधिकार होते कितने प्रकार के हैं। तो मूल अधिकार बेसिकली जो है तो 7 प्रकार के हुआ करते थे, जिनमें से एक संपत्ति का अधिकार, जिसे अब हटा दिया गया है, अनुच्छेद 31 में था ये। इसे 44वां संविधान संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में। तब से इसे हटा करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और कानूनी अधिकार बना करके इसे रखा कहाँ गया है, तो इसे अनुच्छेद 300 का पार्ट A है, जिसे हिंदी में हम का लिखते हैं, वहाँ इसे रखा गया है। तो अब वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार बचे हुए हैं अपने संविधान में, जो कि एक एक करके हम देखते हैं इन्हें। तो समानता का अधिकार है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में आता है। वहीं आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक के बीच में है। साथ ही शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि 23 और 24 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अपने 25 से लेकर के 28 तक के बीच में आता है। साथ ही शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो दिया गया है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इसका प्रावधान दिया गया है। अब आते हैं एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। इस अनुच्छेद 32 को ही हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। प्रश्न यहाँ से जब बनता है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं।
इस अनुच्छेद 32 को ही हम मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाए रखने वाला मूल अधिकार कहते हैं, हम इस संविधान अनुच्छेद 32 को। इसके साथ ही 3 अनुच्छेद और हैं जो कि आर्टिकल 33 है, 34 है और 35, 33, 34 और 35। इसमें कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, तो हम एक एक करके इन सब के बारे में भी देखेंगे। तो बेसिकली हम आज की क्लास में अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके समानता के अधिकार से क्लास को आगे पढ़ते चलेंगे। तो देखिए, और अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 के अंतर्गत कहा गया है कि परिभाषा दी गई है। परिभाषा दी गई है कि स्टेट क्या होते हैं, स्टेट की परिभाषा दी गई है यहाँ। तो स्टेट बेसिकली आप बताइए, जो स्टेट का मतलब यहाँ है, तो यहाँ स्टेट से मतलब ये नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर एक स्टेट, जैसे कि आप मध्य प्रदेश हो जाए है ना, या कि छत्तीसगढ़ है, राजस्थान इत्यादि, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट से यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ राज्य के जो 4 तत्व होते हैं उसका क्षेत्रफल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, राज्य के 4 तत्व होते हैं कि किसी क्षेत्रफल होना चाहिए पर्टिकुलर, वहाँ जनसंख्या होनी चाहिए पर्टिकुलर उसकी, और जनसंख्या के साथ ही वहाँ शासन व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि उनका खुद का रूल्स वगैरह बनने चाहिए उनके। और साथ ही एक और पार्ट आता है जिसे हम आप संप्रभुता कहते हैं, संप्रभुता। तो इतनी चीज़ें होती हैं, जो 4 चीज़ें बेसिकली होनी चाहिए, उसे हम राज्य का दर्जा देते हैं। ये राज्य का मतलब राज्य किसी पर्टिकुलर राज्य से नहीं, हमने आपको बताया। तो ये राज्य स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, कोई लोकल बॉडी अथॉरिटी भी होती है ना, जैसे म्यूनसिपालिटी वगैरह, ये सब भी राज्य के अंतर्गत ही आती हैं। इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया आपको, ONGC, एयरपोर्ट इत्यादि, ये सभी क्या है, राज्य है। तो इसमें ये बताया गया है इन सबको मूल अधिकारों को कम करने का अधिकार दिया गया है। अगर इनके अंतर्गत कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो कि इन्हें लगता है जो इनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इनके पावर अथॉरिटी में आता है, तो ये जो है तो उन्हें कुछ हद तक सीमित कर सकते हैं। उन अधिकारों को कुछ हद तक के लिए क्या है, कम करने का अधिकार इन्हें दिया गया है, तो प्रत्येक राज्य को। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर जो भी होते हैं, तो वो उन्हें कम करने की इनके पास पावर दी गई है मूल अधिकारों को। अनुच्छेद 13 कहता है, अल्पीकरण की बात करता है, यानी डिरोगेशन की बात करता है। मूल अधिकारों को कम करने के लिए, जैसे अगर कोई भी अधिकार असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, तो उसे हम हटा सकते हैं। असंगत का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि अभी पर्सनल लॉ चल रहा था, जो कि हम यहाँ देखेंगे पर्सनल लॉ था, ये असंगत की कैटेगरी में है। हर हिंदू मुस्लिम सभी के लिए एक पर्सनल लॉ बनाया गया है ये। तो इसी के अंतर्गत एक 3 तलाक नाम का बिल था, ध्यान रखेंगे आप, 3 तलाक का बिल इसी पर्सनल लॉ के अंतर्गत ही था। तो ये 3 तलाक का बिल था, इसे पारित किया गया है 2019 में, और इसे कानून बना दिया गया है। इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे कि 3 तलाक क्या था, है ना, इसके अंतर्गत पहले क्या क्या प्रावधान थे। अब वर्तमान में बिल बनने के पश्चात, अब जब नया कानून बन गया है ये बिल पास होकर के, तो अब इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान अब नए हुए हैं, इन सब के बारे में हम आपको अलग से लेक्चर ले करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आगे देखिए, इसमें असंगत का मतलब यही है। तो किसी भी तरह का यदि कोई भी मूल अधिकार असंगत है, तो उसे हम इसमें जो है तो सुधार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है कि पहले से बने हुए कानून और जो बाद में बनेंगे कानून और संविधान में आकर के जुड़ेंगे, तो हमारे मूल अधिकारों को जो है तो प्रभावित नहीं करने चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करने चाहिए जो भी कानून बनेंगे, इसके अंतर्गत ये कहा गया था। जैसे मान लीजिए कभी संविधान में संशोधन होता है या किसी भी प्रकार के कोई भी नए नियम कानून बनाए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत यदि मूल अधिकारों को कहीं भी वो असीमित करते हैं, सीमित करते हैं, तो उसके अंतर्गत ये अनुच्छेद 13 जो है तो वो उन्हें इंडिकेट करता है कि इसके बारे में आगे क्या करना चाहिए। और बेसिकली वाद योग्य भी हैं हमारे मूल अधिकार, इसी के अंतर्गत आप समझ सकते हैं ना कि हमारे मूल अधिकार जो हैं तो ये वाद योग्य भी हैं, इनमें वाद विवाद किया जा सकता है, न्यायालय में इन्हें ले जा करके इनमें भरपूर वाद विवाद किया जा सकता है कि क्या पोजीशन है इनमें, है ना, जो भी है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। यदि आपको आज की क्लास में कहीं भी समस्या है तो आप उस समस्या को हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।